नाजरीन, तस्लीम, मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी पर मबनी सीरियल के इस एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ़िरोज़ बख्त मुइयुद्दीन किस तरह अबुल कलाम आज़ाद बन गए। एक दिन जब उनके दोस्त शुभ्रतो आज़ाद से मिलने उनके घर आए तो मौलाना खैरुद्दीन से मिलने एक और मेहमान तशरीफ़ लाए हुए थे। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए खान साहब, तशरीफ रखिए। इतनी मुद्दत के बाद हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं आप। अफसोस 5 बरस हो गए आपसे मुलाकात किए। जिंदगी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, पर आपसे मिले बगैर कब्र में पाँव रखूंगी तो कैसे? अब हमारे होते हुए इतनी मायूसी? वो तो आपके चेहरे पर भी झलक रही है। हाँ मियाँ, कह तो सही रहे। दरअसल मैं जिंदगी से बेजार नहीं हूँ, मैं हूँ अंग्रेजों से परेशान। इनके वजनदार चमड़े के जूते हम हिंदुस्तानियों को मसलते हुए कलकत्ता से दिल्ली तक तो पहुंच गए हैं, और अब उससे भी आगे खुदा की कसम खून खौलता है। सब कुछ लूट लिया उन्होंने हम हिंदुस्तानियों का। मियाँ, खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। सोना ले गए, कोहिनूर ले गए, और अब हमारी अपनी तहजीब के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखिए ना, मुसलमानों का एक तबका अंग्रेजी तालीम लेने पर आमादा है। आपका इशारा सर सैयद की तरफ तो नहीं है? ऐसा ही समझ लीजिए मियाँ। सवाल ये नहीं है कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। खान साहब, लगता है आपके जख्म अभी भरे नहीं। मैं जानता हूँ अंग्रेजों मेरे ने दादा और जवान अब्बा को 1857 में तोपों से बांधकर उनके चीथड़े उड़ा दिए गए। मैं तो 10-12 बरस का था। मैंने अपनी अम्मा को बेवा होते हुए देखा। अम्मी की घुटन मेरी सांसों में समा गई है। उनकी सिसकियां मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। अंग्रेज को क्या फर्क पड़ता है हिंदुस्तानी मरे या जिए? वो तो सिर्फ खून चूसना जानता है। हमारी मिट्टी की रोटी खाता है और हम पर ही जुल्म करता है। मुझे याद है दादा हजूर खुश खुश आकर बता रहे थे कि हमारा मुल्क फिर से हमारा है। बहादुर शाह जफर हमारे बादशाह होंगे, हम उनका हुक्म मानेंगे, फिरंगी की नहीं मानेंगे। मैंने दादा के हाथ से बंदूक लेकर शीशे की तरह चमकाकर हिफाजत से संदूक में रख दी। उस दिन अम्मी ने सेवइयां पकाई थी। अब्बा खुश होकर ऐलान कर रहे थे कि मुल्क आजाद है। कितने लाखों फूल खिले पर चमन से उजड़े, कितने लाखों फूल खिले पर चमन से उजड़े। अंग्रेजों के तूफानों में खुशबू रोती रोती सहम गई बहार में। अब नजारा बदल गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया।
लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बख्त खां, खान बहादुर खां की बगावतें कुचल डाली। तकरीबन 50 साल से हम कुचले हुए हिंदुस्तानी हैं। मौलाना साहब, क्या कभी फिर से हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ेंगे मौलाना साहब? मियाँ, हिंदू और मुसलमान तो आज भी साथ हैं, मगर ये कमबख्त अंग्रेज हमारे कौमी इत्तेहाद को बिखेर रहे हैं। बड़े ही शातिर हैं ये। शातिर तो हैं, पर ये हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या हो गया है? चपट चपट अंग्रेजी में बतियाते हैं। अरे भाई, कोई मुकाबला भी है अरबी और फारसी का अंग्रेजी से? अरे वही तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये सैयद जैसे लोग हमारे नौजवानों को बदगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सदियों पुरानी हमारी तालीम और तहजीब को छोड़कर अंग्रेज के बहकावे में आकर ऊट पटांग तालीम दे रहे हैं, जिसका ना कोई सर है ना पैर। खान साहब, हम तो बेजार और परेशान हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी औलाद हमारे नक्शे कदम पे चल रही है। मौलाना साहब, आपकी बदौलत हमारा नक्शबंदी सिलसिला चल रहा है। आपसे हमें हिम्मत मिलती है। ये इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग हैं, आप इनको लेकर परेशान न हो। बस मौलाना, आप तो अंग्रेजों को निकालने की तरकीब बताइए, ताकि फिर वही शानदार मुगल बादशाहों का जमाना आ सके। आमीन, आमीन। कितनी दर्दनाक कहानी थी शुभ्र। तो हाँ, अंग्रेजों को अपने वतन से निकालना ही होगा, लेकिन मुइनुद्दीन कैसे? उनकी ही तालीम हासिल करके, उनके मयान से तलवार निकालकर उन्हें हिंदुस्तान से विदा करना ही होगा। ठीक कह रहे हो दोस्त। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तशरीफ रखिए। जी, इन किताबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी किताबें थी। और ये देखिए, मैं कई मुल्क के बेहतरीन अखबार लाया हूँ। शाबाश, किस मुल्क के अखबार हैं? मिस्र, तुर्की, ईरान, यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ बेहतरीन अखबार लाया हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन चाचा जान, इन अखबारों को देख के मुझे एक मसला समझ में नहीं आया। बाकी के इस्लामी मुल्क मगरिबी ताकतों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? देखो मुइनुद्दीन, 1857 में मुगल बादशाह को वापस लाने के लिए हम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर अपनी जान पे खेल गए, लेकिन हम इस्लामी रियासत लाने में नाकामयाब रहे। बगावत के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने ख़ास तौर पर हमारी कौम पे बहुत जुल्म किए, जिसकी वजह से हमारे दिल में अंग्रेज़ों के लिए और नफरत पड़ गई। इसके नतीजे में हमने अंग्रेज़ी तालीम से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की चिंगारी को ज़िंदा रखने के लिए बस यही एक ज़रिया था। जैसा कि तुम जानते हो मुइनुद्दीन, अगर हम इस मसले पे गौर करें तो ये सरासर हमारी भूल थी, लेकिन सर सैयद ने हमारी आंखें खोल दी और हमें नए ज़माने की सोच से न सिर्फ वाकिफ़ कराया, बल्कि उसे अपनाने की ज़रूरत भी महसूस कराई। हमारी कौम के पिछड़ेपन को मद्देनज़र रखते हुए खुद सर सैयद ने अपने मुसलमान भाइयों से कहा कि हम अंग्रेज़ी हुकूमत के वफादार बन के रहें। चाचा जान, मैं सर सैयद की इज्जत करता हूँ, और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने कहा है कि हर शख्स का हक बनता है कि वो अपनी सोच पे अमल करे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से तराशे। लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हमें अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। फिलहाल तो बरतानवी हुकूमत हम मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी के खिलाफ उनकी साजिश बस इतनी है कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करके दोनों कौमों में नफरत फैलाई जाए। जब हमारे हिंदू भाइयों ने 1857 में एक मुसलमान बादशाह को रियासत दिलाने के लिए अपना खून बहाया, तो हमें भी आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं का साथ देना चाहिए।
मिलकर अपने मुल्क को आजाद करवाना चाहिए। मोहतरम, कुरान पाक में कहा गया है कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले को फतह मिलती है। हिंदू तो हिंदुस्तान को छोड़ेगा नहीं, जाना तो फिरंगी को ही पड़ेगा। देखो बेटा, ये तो सोचो कि आज़ाद जमहूरियत में अक़लियत के तौर पे, और वो भी तालीमी और माशी तौर पे पिछड़ी हुई कौम के होते हुए, हम मुसलमानों का क्या दर्जा होगा इस मुल्क में। आजाद हिंदुस्तान बनने पर मुसलमानों के साथ बदसलूकी नहीं होगी, बशर्ते हम अपने हिंदू भाइयों का आज अपना दुश्मन ना बनाए। इसलिए फिरंगी हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। ये मुल्क हमारा उतना ही है जितना हिंदुओं का, इसलिए इसे आजाद करना हमारा फर्ज। हाँ बेटा, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। पहले तो मुसलमान जुड़ नहीं रहे थे इस मूवमेंट के साथ। वो सर सैयद का मैसेज था कि मुसलमान तालीम हासिल करें, मगर मेन पर्पस हमारा ये है कि हम ब्रिटिश से, और जबकि पूरा जो दुनिया है, पूरा एशिया जो है, अफ्रीका जो है, वो सब ब्रिटिश योग फेंकने के लिए अंगड़ाइयाँ ले रहा है, तो तुम एक तालीम की जिंदा लाश लिए अपनी गोद में बैठे। मौलाना आज़ाद चूँकि बहुत पढ़ा करते थे और उस ज़माने में अखबार छपा करते थे, हर ज़बान में छपते थे, अंग्रेज़ी में, फ़्रांसीसी में, अरबिक में, पर्शियन में, उर्दू में। तो मौलाना बहुत जल्द ही उनके वालिद ने जो है उनको पर्शियन और अरबिक सिखा दी थी, साथ ही में उर्दू भी सीख गए थे। और ख़ासियत ये थी, किसी मदरसे नहीं गए, किसी स्कूल नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए, और बहुत गहरा असर उनके दिमाग पे एक अखबार था मिस्र का, उसका नाम था अल-मन्नार। तो आज़ादी की तरफ उसका रुझान था, और मौलाना ने बहुत सी बातें उस अखबार अल-मन्नार से सीखी, जिनको प्रैक्टिकली जब अंग्रेज़ों से वो लड़ रहे थे तो उसको, उन चीज़ों को उन्होंने अपनी जद्दोजहद आज़ादी के अंदर उनको प्रैक्टिकली अपनाया। कई जगह लिखा है कि जो आज़ादी की जो तहरीक है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो सिरा उनको मिला है वो अल-मन्नार से ही मिला है। वो ये कि जिसे जर्नलिज्म कहते हैं, सहाफ़त के मैदान में और सहाफ़त की मदद से क्या कुछ किया जा सकता है। सहाफ़त की मदद से मिजाज बदला जा सकता है, एक वक्त का जो पूरी सोच और पूरी फिक्र है उसको बदला जा सकता है, मुस्तकबिल के लिए रास्ता तैयार किया जा सकता है। ये तमाम सारी चीज़ें मिस्र के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, और अल-मन्नार का एक बड़ा रोल था उसमें। अल-मन्नार मौलाना के पास अखबारी एक्सचेंज के तौर पर पहुंचा करता था, और मौलाना अरबी ज़ुबान से बखूबी वाकिफ़ थे। चूँकि मौलाना की जो अम्मा थी वो ख़ुद अरबी खातून, और मौलाना के लिए अरबी का सीखा जाना बहुत मामूली सी बात थी। ख़ास तौर से मौलाना खैरुद्दीन उनके वालिद और उनकी अम्मा, तो घर में माहौल अरबी, फ़ारसी, उर्दू का था, इसलिए मौलाना के लिए अरबी का जानना कोई बहुत दिक्कत की बात थी ही नहीं। और इसीलिए अल-मन्नार का असर लेना उसी ज़ुबान में जिससे वो खुद वाकिफ़ हैं, और उस मिजाज के साथ जो मौलाना के अंदर अब तश्कील पाने लगी थी कि एक अखबार की मदद से क्या कुछ किया जा सकता है। मौलाना आज़ाद के एक मजमून पर हंगामा हो गया और अखबार बंद हो गया। इस अखबार के बंद होने के बाद भी आज़ाद ने अपने ख़यालात को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपनी सहाफ़त जारी रखी। – 1903 में लखनऊ में मुइयुद्दीन ने असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से काम करना शुरू किया। कलकत्ता से मौलवी यूसुफ जाफरी के ताउन से लिसानो सिद्दीक जारी किया। ये रिसाला भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद की जद्दोजहद जारी रही। उनकी कलम की ताकत मुख्तलिफ अखबारों को क़ुव्वत व ज़ीनत बख्शती रही। उस फौलादी कलम के मेमार ने उस दौर के बहुत बड़े आलिम मौलाना शिबली नौमानी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मौलाना शिबली ने 1904 में अबुल कलाम आज़ाद को लाहौर अंजुमन हिमायत इस्लाम में खुसूसी मुकर्रर के तौर पर मदऊ किया। मौलाना नौमानी ये नहीं जानते थे कि उस वक्त मौलाना आज़ाद की उम्र सिर्फ 15-16 बरस की थी। मौलाना शिबली नौमानी और उनके साथियों को बड़ी मुश्किल से ये यकीन हुआ कि ये 15-16 साल का लड़का वो ही है जिसने अपने अखबार निकाले और इतने शानदार मजमून लिखे हैं। जलसे में मौलाना आज़ाद जब अपनी तकरीर कर रहे थे तब सुनने वाले भी दंग रह गए। मौलाना ने जो पहली मैगजीन, पहला पर्चा निकाला, उसका नाम लिसानुस सिद्क था।
लिसान सिद्क अरबी में इसको कहेंगे, हिंदुस्तानी में कहेंगे सच्ची बात। तो मौलाना का वो पर्चा, उसमें जो कुछ मौलाना लिखते थे उसे पढ़ के लोग समझते थे कि ये कोई बड़ी उम्र के मौलाना है, और उन राइटिंग्स की बुनियाद पर मौलाना को अंजुमन हिमायत इस्लाम के, जो लाहौर की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मौलाना को सालाना जलसे में मुकर्रिर स्पीकर के तौर पे बुलाया गया। अब मौलाना को लेने के लिए जो लोग स्टेशन पे आए और मौलाना गाड़ी में से निकले, तो वो लोग मौलाना से पूछते हैं कि अबुल कलाम साहब इसी डिब्बे में हैं? और क्या जी मैं हूँ। तो उन्होंने मैं हूँ नहीं सुना। कहते हैं आपके वालिद कहाँ हैं? और लोग दंग रह गए जब उन्होंने मौलाना को देखा। जब मौलाना की पहली बार अल्लामा शिबली से मुलाकात हुई, जो उस दौर के बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो अल्लामा शिबली ने भी वही जुमला कहा कि अबुल कलाम साहब आपके वालिद हैं? उनका जी नहीं, मैं हूँ। खुद उन्होंने जो तकरीर की, तो वहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, जो खुद अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर और राइटर, सिर्फ स्कॉलर नहीं थे, बड़े राइटर, वो जब जिस वक्त मौलाना तकरीर करके आ रहे हैं, तो कहते हैं कि नौजवान ने तकरीर को अच्छी तरह रटा है, गोया ये तकरीर रट के आए। मौलाना ने उस जुमले को सुन लिया और उनके पास जाकर कहा कि हजरत, आप कोई और टॉपिक मुझे बता दीजिए, मैं उस पर बोलूंगा, चाहे इस सेशन में और चाहे अगले सेशन में। और डिप्टी नज़ीर अहमद ने टॉपिक तय किया और मौलाना उस टॉपिक पर भी उतनी ही रवानी से बोले। तो मौलाना की एज जो है वो इनफैक्ट शुरू से ही बहुत दिलचस्पियों का मरकज रही। और मुझे सबसे खूबसूरत बात वो लगती है जो मिसेस सरोजिनी नायडू ने कही। मिसेस सरोजिनी नायडू कहती हैं, देखो मौलाना की बात छोड़ो, मौलाना तो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन 50 साल के थे। महज 13 साल की उम्र में मेरा निकाह हो गया, और जब मैं 16 साल का हुआ तो जुलेखा बेगम का मेरे गरीब खाने पर इस्तकबाल हुआ। कितनी खूबसूरत है मेरी जुलेखा बेगम, इनको किसी की नज़र ना लगी। 1905 में बंगाल में तहरीक आज़ादी का बड़ा जोर था और अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत बंगाल की तकसीम कर दी। मगरिबी बंगाल में ज़्यादातर हिंदू थे और मशरक़ी बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान। बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों के कई तबकों में तकसीम के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त गम और गुस्सा पैदा हुआ और तहरीक आज़ादी कमज़ोर होने के बजाय और भी मजबूत हो गई। कांग्रेस पार्टी में बहुत से तालीम परस्त हिंदुस्तानी थे जो सिर्फ हुकूमत से बातचीत कर अपने मसले को हल करना चाहते थे। उन्होंने भी नाउम्मीद होकर एक आवाज़ में अंग्रेज़ों के खिलाफ सड़कों पर जुलूस और तर्क़े मवालात का रास्ता अपना लिया। न सिर्फ बंगाल बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र और जनूबी हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। सुनहरी जमीन मेरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जानता हूँ बस एक ही जुबान, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क मेरा है, करना इसे आजाद, होकर फना करना इसे आबाद। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। इस दौरान बड़े रहनुमा साबित हुए पंजाब से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को आज भी लाल, बाल, पाल के नाम से याद किया जाता है। इन्हीं तीन सूबों में कई नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद के रास्ते को अपना लिया। इन नौजवानों के जज्बात को उभारने में बहुत बड़ा हाथ तहरीक आज़ादी की एक ज़बरदस्त शख्सियत जनाब औरबिंदो घोष का था। बंगाल में एक ऐसे ही इनकलाबी गिरोह के सबसे बड़े रहनुमा थे जनाब श्याम सुंदर चक्रवर्ती। इस बंटवारे की पॉलिसी से गमज़दा थे अबुल कलाम आज़ाद।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कुछ लोगों को छोड़कर मुसलमान इस तकसीम से खुश क्यों हैं? अरे वो क्यों नहीं समझते कि ये फिरंगी ताकत उनका भला नहीं चाहती, वो तो सिर्फ हिंदुस्तानियों पर जुल्म करना चाहती हैं। अरे जब 1857 में मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मुल्क की आज़ादी के लिए खून बहा सकते थे, तो आज इन वतन परस्त इनकलाबी गुटों में क्यों नहीं शरीक हो सकते? गालिब साहब ने भी क्या खूब फरमाया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। सुब्रतो, अगर वतन के लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया? काश सब मुसलमान तुम्हारी तरह सोचते। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच इन इनकलाबी गुटों में शरीक होना चाहते हो? बेशक, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम पर यकीन ना करूं तो फिर किस पर करूं? सुनो दोस्त, मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई कि पिछले कुछ महीनों से मैं खुद एक इनकलाबी गिरोह में शामिल हो गया हूँ। क्या? तुम? अरे कहीं हमेशा की तरह मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं दोस्त, सच बोल रहा हूँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता। इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा गिरोह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। अभी तक उसमें कोई भी मुसलमान नहीं, क्योंकि तुम्हारी कौम के कुछ लोग अंग्रेजों के वफादार जासूस बन गए हैं। इसलिए मेरे गिरोह के साथी मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। जो इस अंजुमन का मेंबर नहीं, उससे ये बातें राज रखना हमारा फर्ज है। लेकिन आज तुम्हारे जज्बात देखकर यकीन हो गया है कि तुम्हें भी इस अंजुमन में शामिल कर लेना चाहिए। हो सकता है अभी वो तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से तुम पर शक करें, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी शानदार तकरीर से उन्हें एतबार दिला दोगे कि तुम भी एक सच्चे देशभक्त हो। मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है दोस्त, और हमें अपने वतन की मिट्टी का कर्ज मिलकर अदा करना होगा। तो फिर चलो दोस्त। गहरा इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने चमन से इश्क है, जानो तन से इश्क है, इश्क है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हूँ। कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, हाँ इश्क।